Hello dear students, I am again here with the explanation of the chapter The Last Lesson by Alphonse Daudet. We've already completed half of the lesson and today we'll complete the rest. So if you have not watched my previous videos, please do watch it for the better understanding of the lesson. So go and watch it, because if you will not watch those videos, this video will not be understood by you for sure. So please do watch it. So we were on page number 4 and last two lines were left from this page. So I'll start from there only. So children, please be with your textbook and concentrate. I have already highlighted this in green highlighter, so that you'll understand that I'm just reading out these two lines. So I'm not putting a pen or kind of something. I'm just straight away reading it. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room. Now, in this paragraph, Franz felt empathetic towards M. Hamel. He called poor man. Poor man, this poor man was M. Hamel. उसने कहा बेचारा आदमी, मतलब ये सब लोग, ये जो लास्ट लेसन है वो उसके ऑनर में है, बिकॉज इसके बाद हम ये लेसन कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे. तो ये जो लास्ट लेसन है वो इनके ऑनर में है, इसी वजह से शायद इन्होंने ही पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ, तभी इन्होंने इतने वेल ड्रेस्ड हैं, ऐसे संडे क्लोथ्स पहन रखे हैं. संडे क्लोथ्स क्योंकि संडे को बेसिकली मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि पीपल यूज टू गो टू चर्च, तो ये दे पुट देयर फाइन क्लोथ्स. सो तब उसको समझ में आया फ्रांस को, वो एक्चुअली एम्पैथेटिक हो गया था, तो उसे समझ में आया. नाउ आई अंडरस्टूड दैट वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वाज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि जो ओल्ड मैन थे वो क्यों बैठे हुए थे इस क्लासरूम के अंदर, बिकॉज they never used to take class in this, they don't attend class often. So this was why it is so strange, because this was the last lesson. तभी ये सारी भीड़ इकट्ठा थी, क्लास के पीछे की भी जो सारी सीट्स थी वो भी ऑक्यूपाइड थी. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. मतलब वो विलेज पीपल भी सॉरी फील कर रहे थे. क्यों सॉरी फील कर रहे थे? क्योंकि इसलिए वो सॉरी फील कर रहे थे क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं आ पाए, उन्होंने भी अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा सीखने का उन्होंने जो मौका था वो गवा दिया. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर. तो यहाँ पर वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शायद इसलिए वो लोग वहाँ पे इकट्ठे थे. पहली बात तो वो बहुत सॉरी फील कर रहे थे, और दूसरी बात ये था कि ये उनका एक तरीका था अपने मास्टर को सॉरी कहने का. ये उनको अपने मास्टर को सॉरी कहने का एक तरीका था कि जिस मास्टर यहाँ पर एम हैमल हैं. मैं बार बार बता रही हूँ आपको क्योंकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए कि क्या चीज़ किसके लिए यूज़ हुई है. यू शुड नो दैट वेरी क्लियरली, आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. तो क्योंकि एम हैमल ने स्कूल को उनका जो जेन्युइन लव था उनकी लैंग्वेज के लिए, उन्होंने एक फेथफुल सर्विस, उन्होंने ग्लोरियस 40 years दिए हैं अपनी लाइफ के, हमें सिखाने के लिए, हमें फ्रेंच लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए, हमें सिखाने के लिए. बट शायद हम लोग उनसे ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाए, ये विलेज पीपल सोच रहे थे और वहाँ के सारे लोग ये सोच रहे थे. तो ये एक तरीका था, बिकॉज दे कैन नॉट डू मच मोर फॉर हिम, बिकॉज वो कुछ नहीं कर सकते थे. दे हैव डिफीटेड, वो हार चुके थे, अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं था. तो ये केवल एक तरीका था कि आज लास्ट लेसन है तो हम अपने मास्टर को, अपने टीचर को थैंक यू कह सकते हैं. एंड ऑल्सो दे वर शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर. अब वो अपनी कंट्री के लिए भी, अपनी लैंग्वेज के लिए भी रिस्पेक्ट को दिखा रहे थे. जो कंट्री, या आप कह सकते हो जो लैंग्वेज या जो मदर टंग अब बहुत ज़्यादा देर उनकी नहीं रहेगी, आज के बाद उनका उस लैंग्वेज पर से आधिपत्य जो है वो हट जाएगा. डीप डाउन इनसाइड दैट लैंग्वेज और हमारा कल्चर हमेशा हमारे अंदर जिंदा रहता है, बट बिकॉज दे हैव बीन डिफीटेड by Prussian, so they have to follow the rules and regulation which Prussian people have decided for them. So they have decided that they do not speak in French. They have to learn German language and they have to speak in that particular language.
So that was terrible, but they have to accept that. So now moving on, while I was thinking all this, I heard my name called. So while I was thinking all this, I heard my name called. मैं ये सब सोच ही रहा था, मैं ये सब दिमाग में मेरे चल ही रहा था. So मेरा नाम पुकारा गया. अब क्यों उसका नाम पुकारा गया? Because it was Fran's turn. It was his turn to recite. It was his turn to recite. अब उसको participles की definition और उसके जो आप कह सकते हो rules थे वो उसे बताने थे, क्योंकि in the very beginning I have told कि M. Hamel has given homework to learn participles और वो सबसे इस पे question करेंगे. So now it was his turn to recite. सबका turn आते आते now it was Fran's turn. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for participle all through? Very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first word and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. तो अभी उसको realize हो रहा था कि ये जो dreadful participles हैं वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता. मैं चाहता था कि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, क्लियरिटी के साथ, बिना कोई मिस्टेक के साथ बोलूं, मगर पुअर मी कि मेरे को कुछ भी नहीं आता था, बिकॉज आई हैव नेवर कंसंट्रेटेड, आई हैव नेवर पेड अटेंशन. दैट इज वाई दिस इज द रिजल्ट कि आई एम नॉट एबल टू स्पीक अ सिंगल वर्ड इन दैट क्लास. तो ही जस्ट, बट आई गॉट मिक्सड अप. वो मिक्सड अप हो गया पहले वर्ड में ही, एंड पहले वर्ड पे ही वो कुछ आगे बोल ही नहीं पाया. ही वाज स्टूड देयर, वहीं पे खड़ा था अपनी डेस्क को पकड़ के, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क. माई हार्ट वॉज बीटिंग. उसका जो दिल था बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, बिकॉज वैसे ही क्लास में इट इज़ टेरेबल चिल्ड्रन. आई होप यू ऑल हैव फैमिलियर विद दिस, कि जब क्लास में हमको कोई चीज़ नहीं आती है एंड टीचर यूज टू आस्क अस, और वो जो पूरे क्लास के सामने जब टीचर उठाता है कि जस्ट आंसर मी एंड वी आर नॉट एबल टू आंसर, तो कितना एम्बैरसमेंट होता है. उसके बाद जो और लोगों का टॉन्टिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, यू पीपल हैव हर्ड दैट. आप सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा. सो इसीलिए कहा जाता है कि अपना जो होमवर्क है वो बहुत कायदे से करना चाहिए. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. हमें केयरलेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एम्बैरसमेंट बहुत टाइम तक हमारे साथ रहता है. इट्स बेटर हम ट्राई करें. ट्राई करना इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. दो हम अगर ट्राई करेंगे तब फेल होंगे तब हमें बुरा नहीं लगेगा, मगर हम बिना ट्राई करे ही फेल हो जाएंगे तो उससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं. और वो एम्बैरसमेंट हर एक इंसान के साथ रहना चाहिए. तो ही वॉज फीलिंग वेरी एम्बैरस. उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, क्योंकि उसको बहुत ही बुरा लग रहा था. और जब भाई हमारी गलती होती है तो हम ऊपर भी नहीं देख पाते हैं. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपने टीचर के सामने से नज़र मिलाए, क्योंकि जब हम कोई चीज़ बहुत अच्छे से लर्न करके आते हैं ना, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं एंड उसमें हम हर चीज़ बहुत अच्छे से बता लेते हैं, तो हम अपना हाथ भी रेस करते हैं और इसके अलावा क्लास में बड़ी कॉन्फिडेंटली खड़े होकर हम आंसर करते हैं. और वो जो खुशी होती है, आई थिंक आप सब ने एक्सपीरियंस की होगी कभी ना कभी अपनी लाइफ में, तो वो खुशी से बड़ी खुशी कोई नहीं होती है. तो ऑलवेज ट्राइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप ट्राई करके फेल हो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिना ट्राई किए अगर आप फेल हो जाते हो या आप हिम्मत नहीं करते हो या आपके अंदर इतनी करेज नहीं है कि किसी चीज़ को लर्न कर सको या किसी चीज़ को सीख सको, तो उससे बड़ी शर्म की बात कोई और नहीं होती है. तो ये हैबिट किसी के अंदर भी नहीं होनी चाहिए. एज अ टीचर आई वुड लाइक टू से दैट. सो नाउ I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we said to ourselves, bah, we have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. So वो कह रहा उसने, क्योंकि उसकी तो हिम्मत नहीं पड़ती. Franz was not daring to look up. But what M. Hamel said to him that I won't scold you. मैं तुमको डांटूंगा नहीं little Franz. फ्रांस मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा. मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा फील हो रहा होगा, लेकिन देखो, सी हाउ इट इज़. देखो ऐसे कैसे हो गया. एवरी डे वी हैव सेट टू, हम हर रोज़ अपने आप से कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है. वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, वी कैन डू इट टुमारो, विल लर्न इट टुमारो. और हमारे पास बहुत टाइम है, अरे आज नहीं किया तो हम कल कर लेंगे. बट सी नाउ वी हैव वेयर वी हैव कम आउट. लेकिन हम कहाँ आके ख़त्म हुए. नाउ यू वॉन्ट टू लर्न. अब आप चाहोगे भी लर्न करना और चाहोगे भी उस चीज़ को बहुत अच्छे से, आप कह सकते हो ना, अपनी लाइफ में लाने के लिए. बट
now opportunity has gone, now it's too late for you to do that. So इसीलिए grab the opportunity, कभी भी opportunity आपके पास बस एक ही बार आती है, और जब आप tomorrow never comes, tomorrow कभी नहीं आता है, तो कल पे काम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए. if it has come to you, do it now. So उन्होंने यही समझाया कि हम हमेशा कहते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, we learn it tomorrow, लेकिन देखो चीज़ें आके कहाँ ख़त्म हुई. That's a great trouble with Elsie's. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you how it is. You pretend to be a Frenchman and you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst, poor little Franz. We have all a great deal to reproach ourselves with. So यहाँ पर वो यही कह रहा है कि ये बहुत ही कठिन समय है एल्सेस के लिए. इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर एल्सेस बिकॉज एवरीबडी इज़ इन ट्रबल. वी आर इन अ टेरिबल मोड, या बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है हमारे लिए. तो अगर हमने ये लर्निंग को पोस्टपोन नहीं किया होता तो शायद हमें कुछ बेटर फील होता, या तुम्हें भी कुछ बेटर फील होता. बट बिकॉज ऑलवेज दैट postponing habit is there with you, that is why now those fellows out there will have the right. अब जो बाहर से जो लोग आएंगे, जो अपनी लैंग्वेज हम पे थोपेंगे, एनफोर्स करेंगे कि आपको इस भाषा में बोलना है, आपको इस तरीके से रहना है, आपको इन रूल्स को फॉलो करना है, उनके पास पूरा हक होगा. दे हैव द राइट टू से हाउ इज इट. वो आपसे कहेंगे, क्वेश्चन करेंगे, यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंचमैन, तुम तो बड़े फ्रेंचमैन बनते फिरते हो, तुम अपनी भाषा को बहुत रिस्पेक्ट करते हो, अपने देश को बहुत रिस्पेक्ट करते हो, बट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट इन योर ओन लैंग्वेज. मगर नहीं तुम अपनी भाषा में लिख सकते हो और नहीं बोल सकते हो अपनी भाषा में, तो इससे बड़ी शर्म की बात तुम्हारे लिए क्या है. इससे अच्छा तो तुम हमारी लैंग्वेज बोलो. तो जब हम आपको पता है कि जब आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई दूसरा कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा. रेस्पेक्ट योर सेल्फ, देन ओनली यू विल गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर. जब आप खुद अपनी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो दूसरे को क्या पड़ी है करने की. तो यहाँ पर वो यही कहना चाह रहे हैं कि उन जर्मन पीपल को, उन प्रशियंस को पूरा राइट होगा. दे विल से टू यू that you pretend to be a Frenchman but you neither speak nor write your own language. That is the आप कह सकते हो एक embarrassment का मैटर है ये. मगर उसके बाद उन्होंने फिर अपने आप को काम डाउन करते हुए कहा, but you are not the worst, poor little Franz. We have all great deal to reapproach ourselves with. मगर सबसे वर्स्ट तुम नहीं हो. हमारे पास यही नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबसे बुरे हो, तुम सबसे बुरे नहीं हो फ्रांस. हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम एम्बैरसमेंट फील कर सकते हैं, जिनको हम धिक्कार सकते हैं. मतलब यहाँ वो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास स्वयं को धिक्कारने के लिए बहुत सी बातें हैं. अब वो कौन सी बातें हैं वो आगे वो बताते हैं. Your parents were not anxious enough you to learn. They preferred to put you to work on a farm on the mills so as to have a little more money. तो वहाँ पे कहते हैं कि सिर्फ तुम ही नहीं हो, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को धिक्कार सकते हैं. तुम्हारे पेरेंट्स, दे वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे डोंट वांट यू टू लर्न. वो नहीं चाहते कि तुम पढ़ाई करो, वो चाहते थे कि तुम उनके साथ फील्ड में काम करो सो दैट दे कैन अर्न एक्स्ट्रा मनी. इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं. एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स. तो वो कह रहा है क्या मैंने कभी तो मैं भी उतना ही जिम्मेवार हूँ, मेरी भी उतनी ही गलती है. क्यों मेरी उतनी गलती है? क्योंकि मैंने कई बारी तुमको तुम्हारे लेसन्स को छोड़ के बोला कि तुम जाके मेरे गार्डन्स पे मेरे फ्लावर्स को पानी दे दो. मैंने भी तुम्हारी पढ़ाई पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो टू फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे. और जब मुझे फिशिंग पे जाना था, मतलब जब मेरे सेल्फिश वर्क्स थे, मेरी खुद के काम थे करने के लिए, तो मैंने उस दिन तुमको छुट्टी भी दे दी, तब मैंने तुमको डांटा भी नहीं. तो यही सारी चीज़ें वो कह रहा था कि हमारे पास बहुत सारी बातें हैं जिनको हम धिक्कार सकते हैं. देन वन थिंग to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful. अब उसके बाद से one from the other, मतलब इसके बाद से एक के बाद एक वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते चले गए. और उन्होंने ये भी बताया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये वन ऑफ द ब्यूटिफुल लैंग्वेज है. आप कह सकते हो
इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज। मतलब वो यहाँ पर कहना चाह रहे थे कि एक के बाद एक दूसरी बात तक उन्होंने फ्रांसीसी भाषा के बारे में, या कह रहे हो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की। और उन्होंने ये भी बताया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इससे पता चलता है कि उनका कितना जेन्युइन लव है, आप कह सकते हो वो कितना प्यार करते थे अपनी लैंग्वेज को। और वो बहुत आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा उन्हें बुरा लग रहा था कि अब वो इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ा पाएंगे। दैट वॉज ए जेन्युइन लव फॉर द लैंग्वेज। देन ही सेड दैट फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल। ये बहुत क्लियर लैंग्वेज है और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। दिस ऑल शोज द लव, उनका जो लव दिख रहा था उनकी लैंग्वेज के प्रति, दैट वॉज द जेन्युइन थिंग। क्योंकि हम सबको अपने कल्चर, अपनी भाषा, अपनी देश से बहुत प्यार होता है, तो जब हमें उसे छोड़ना पड़ता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो वो अपनी सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे थे, बहुत ही आप कह सकते हो बहुत ही सेंसिटिव वे में अपनी सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे थे। वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। हमें इस लैंग्वेज को हमेशा आप कह सकते हो अपने अंदर रखना चाहिए, अपने अंदर गार्ड करके रखना चाहिए। मतलब इस तरह से घेराबंदी लगा के रखना चाहिए जिससे हमको हम इस तरह से उसकी सुरक्षा करके रखें कि उस सुरक्षा को कोई तोड़ ना सके और हमसे वो लैंग्वेज कोई छीन ना सके। हमें उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। मतलब जब तक, क्योंकि जब हम गुलाम बन जाते हैं, जब हम किसी और लैंग्वेज के गुलाम बन जाएंगे या किसी और के गुलाम बन जाएंगे, तो हमारे पास जो हमारी खुद का अस्तित्व है, जो हमारी खुद की लैंग्वेज है ना, वही एक चाबी का काम करेगी। जिस सलाखों में हम बंद हैं, मतलब जिस दूसरे की गुलामी की आप कह सकते हो उसमें बेड़ियों में हम जकड़े हुए हैं, या जिस ताले में हम बंद हैं, उस लॉक को खोलने की जो की है वो हमको हमारा खुद का अस्तित्व देगा, मतलब हमारी खुद की लैंग्वेज ही देगी। तो इसको हमें कभी नहीं भूलना है और हमेशा हमारे साथ ही रखना है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। उसके बाद उन्होंने एक ग्रामर की बुक निकाली और हमारे लिए हमारा लेसन रीड किया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। सो सी, जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से करना चाहते हैं ना, तो वो हम कर ही लेते हैं। तो अभी देखो, वैसे दैट लिटिल फ्रांस नेवर टेक्स इंटरेस्ट इन दैट क्लास, मगर आज उसको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था उस लैंग्वेज में, और आज वो बहुत ही अमेज्ड फील कर रहा था। ही वॉज फीलिंग अमेजिंग टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मुझे कितने अच्छे से समझ में आया, मुझे ये बहुत ईजी लगी। ऑल ही सेड सीम सो ईजी। मतलब उसको बहुत ही ईजी लगी ये लैंग्वेज। क्यों ईजी लगी? क्योंकि आज उसने ध्यान दिया। ठीक है, आई थिंक टू दैट आई हैव नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। तो आज उसको समझ में इतने अच्छे से क्यों आया? बिकॉज ही हैज ऑलवेज लीस्ट बॉदर्ड in that class. He has always taken that language for granted, and today because he was interested in that particular class, so he understood it। क्योंकि जब हम चाहते हैं तो हम पा लेते हैं। तो अपने अंदर इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब उसे लगा कि ये तो बहुत ईजी लेसन है, मुझे तो बड़े अच्छे से आ गया। और अब उसको रियलाइज हुआ दैट आई हैव नेवर लिसन्ड सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग सो मच पेशेंस। इसके बाद थोड़ा सा उसने ये भी बोला कि आज जो मिस्टर हैमल का, जो एमा हैमल का पढ़ाने का तरीका था ना, वो भी बड़े धैर्य के साथ था। ही वॉज टीचिंग वेरी पेशेंटली, क्योंकि उनको आज जितना उन्होंने पेशेंस के साथ पढ़ाया, पहले वो कभी नहीं पढ़ाते थे। ही वॉज सो वेरी क्रैंकी और बहुत स्ट्रिक्ट भी थे, और इतना पेशेंस के साथ उन्होंने कभी नहीं पढ़ाया, और मैंने भी कभी अच्छे से ध्यान नहीं दिया। इट सीम्ड almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke। तो अब वो ये कहना चाहता है कि ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि जो इंसान था, क्योंकि आज उसका लास्ट लेसन था, दिस वाज द लास्ट लेसन, तो ही वुड लाइक टू गिव ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर देयर विद हिम, वॉट एवर नॉलेज ही हैज़ एक्वायर्ड, whatever language knowledge he had,
he would like to give each and everything to us it at one stroke. एक ही झटके में वो चाहते थे कि जितनी उनकी नॉलेज का सागर है वो सब हमारे अंदर भर जाए और हम सब कुछ एक ही बार में सीख जाएं. Because जाने से पहले he wanted to give each and everything whatever he have for the kind of knowledge and the kind of language के बारे में उनको जो भी जानकारी है वो सब कुछ हमें देना चाहते थे जाने से पहले. After the grammar we had a lesson in writing. That day M. Hamel had new copies for us written in a beautiful round hand France Alsace France Alsace. अब रीडिंग का लेसन खत्म होने के बाद में क्या था, हमारा राइटिंग का लेसन था. तो हैमल के उस दिन जो एम हैमल थे ना, दे हैव ब्रॉट न्यू कॉपीज फॉर अस, हमारे लिए नई नोटबुक्स लेके आए थे जिसमें बहुत ब्यूटीफुल कर्सिव हैंड राइटिंग में क्या लिखा था, फ्रांस एल्सेस फ्रांस एल्सेस. तो ये राउंड हैंड मतलब होता है कर्सिव हैंड राइटिंग. तो कर्सिव हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, बड़ा ब्यूटीफुली लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस, और दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. तो ये जब बुक्स वो ऐसे दिखा रहे थे और जब हम सबके पास वो बुक्स थी तो ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे झंडे हैं, लिटिल फ्लैग्स लग रहे हैं जो फ्लोट कर रहे हैं, मतलब इधर से उधर उधर से इधर स्कूल रूम में जा रहे हैं. हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर जब सबको एक स्ट्रोक में देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है छोटे छोटे झंडे हैं. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज. The only sound was scratching on the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks. As if that was French too. On the one roof, the pigeons cooed very low. And I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? तो अभी यहाँ पर वो बोला कि उन्होंने हमें कर्सिव हैंड राइटिंग का एक लेसन दिया कि हमें वो उसमें लिखना है एंड वी वर राइटिंग. तो वो एक जो स्ट्रेंज चीज़ वहाँ पे उसने जो नोटिस की वो ये थी कि द क्लास वॉज वेरी क्वाइट, देयर वॉज नॉट अ सिंगल नॉइस. अर्लियर जब क्लासेस होते थे तो मिस्टर हैमल को क्लास को कंट्रोल करना पड़ता था. अपना आयरन रूलर वो हमेशा अपने आर्म में दबा के लेके आते थे. दे यूज्ड टू वो हमें मारते थे और वो इस तरह से चिल्ला के पढ़ाते थे. बल्कि आज उनको कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, उनको कुछ मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी. पूरी क्लास में केवल किसकी आवाज़ आ रही थी, स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. मतलब जो पेन और पेपर में जो खिसखिसाहट होती है जब हम लिखते हैं, ओनली दैट नॉइस वॉज कमिंग, रेस्ट नॉट नो नॉइस एट ऑल इन द क्लासरूम. इसके अलावा कुछ आप कह सकते हो कुछ बीटल्स भी अंदर आए, कुछ ऐसे उड़ करके आए, लेकिन उन्होंने भी वो भी बहुत शांत थे, उनकी भी आवाज़ें नहीं सुनाई पड़ रही थी और किसी ने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया. जो छोटे बच्चे थे ना, द लिटलेस्ट वन, जो अपने कह सकते हैं कलर कर रहे थे ट्रेसिंग बुक में, मतलब हर कोई, एवरीबॉडी वाज इन्वॉल्व, सो वेरी इन्वॉल्व इन लर्निंग. दे वांटेड टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग, द सिक ऑफ दैट लैंग्वेज आप कह सकते हो, द सिक, हर एक माइन्यूट चीज़ वो पढ़ना चाहते थे और वो अपना एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहते थे. इन सब चीज़ों को जब मैंने देखा तो ऑन द रूफ The pigeons cooed very low and I thought to myself, ये सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्व करा था, मतलब जो फ्रांस था वो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करा था. देखो ये जो नरेटर है वो फ्रांस ही है, ये पूरी जो लेसन है वो फ्रांस ही नरेट कर रहा है. आपको ये समझ में आ गया होगा अभी तक, बट आई थॉट कि मैं आपको बता दूं. बट जो फ्रांस है ये अब सोच रहा था. फिर तभी क्या हुआ कि कुछ पिजन्स आए और वो अपनी वॉइस में बोल रहे थे, आवाज़ निकाल रहे थे. तब उसने अपने से एक सवाल किया. क्या सवाल किया, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने ये कहा क्या ये जो जर्मन के लोग हैं, क्या अब ये पिजन से भी, मतलब उनसे भी जर्मन में बुलवाएंगे. इसका मतलब ये है कि भाई आप पिजन्स को तो कुछ भी दो ना, वो तो नहीं बोलेंगे ना, वो तो अपनी ही आवाज़ में बात करेंगे क्योंकि वो जर्मन बोल ही नहीं सकते. हम इंसान बोल सकते हैं तो हमें भले ही वो सिखाएं. यहाँ ये कहने का मतलब है किसी के अंदर कोई चीज़ एनफोर्स कर देने से, थोप देने से, जैसे हमें अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और वो चीज़ हमको थोप दी जाएगी तो हम करेंगे तो ज़रूर, बट वो रेस्पेक्ट हम उस चीज़ को नहीं देंगे, वो इंटरेस्ट हम उस चीज़ में नहीं लेंगे और हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे उसको सीखने में. क्योंकि जो हमारी खुद की जो पहचान है
वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें इन्होंने यही कहा कि क्या जर्मन से भी अब वो अब क्या पिजन से भी अब वो जर्मन लैंग्वेज बुलवाएंगे। तो ये एक सरकाजम आप कह सकते हो या सटायर मॉकिंग वे में फ्रांस को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो उसने ये बोला कि जर्मन पीपल के ऊपर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, प्रशियंस जो थे, तो उसी गुस्से निकालने के लिए वो ये कह रहा था कि क्या पिजन्स भी जर्मन में बोलेंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair, gazing first at thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Actually, जब हम किसी जगह पे बहुत टाइम तक रहते हैं, we got attached to that place, isn't it or not? So M. Hamel was really attached to that place because he used to come to that place on regular basis. He has given his, almost a life. He has given his 40 glorious years to that institution, to that language. So that is why he was like kind of attached to that place and he was gazing everywhere. वो खाली घूर रहे थे हर एक चीज को, और ऐसा लग रहा था, फ्रेंड्स को ऐसा लग रहा था वो एकदम मोशनलेस थे, एकदम शांति से अपनी चेयर पे बैठे थे और हर एक चीज को ही वॉज गेजिंग मतलब घूरना, हर एक चीज को घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो अपना माइंड को फिक्स करना चाहते हैं, कि अपने दिमाग में बैठाना चाहते हैं कि सारी चीजें कैसी लग रही हैं और वो हमेशा उनके जेहन में रहें। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class front of him. क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत था। अद्भुत क्या था कि उन्होंने अपनी लाइफ के इतने लंबा टाइम यहाँ पे दिया था उन्होंने अपनी लाइफ का, और आप ये भी कह सकते हो कि लाइक इट वाज रियली स्ट्रेंज कि अब उन्हें वो जगह छोड़ के जानी पड़ रही है। ये बहुत फैंसी था, बहुत अद्भुत था कि 40 साल उस व्यक्ति ने अपने एक सेम प्लेस पे ही बिताए, अपने गार्डन को देख रहा था, आउटसाइड द विंडो वो हर चीज़ देख रहा था, वो हर चीज़ को अपनी जेहन में बसा लेना चाहता था। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन वोर्न स्मूथ। वहाँ पर वो ये कह रहा है कि सब चीज़ें वैसी ही थी, क्लासरूम वैसे ही थे, गार्डन वैसे ही था, बस जो डेस्क और बेंचेस थे वो थोड़े से स्मूथ हो गए थे, मतलब उनकी रिपेयरिंग होती रही होगी तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा चेंज आया हो, बाकी वो हर एक चीज़ को अपने माइंड में फिक्स करना चाहते थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। ये वॉलनट ट्रीज जो थे ये अपने हाथों से एम हैमल ने लगाए थे उस गार्डन में, वो काफ़ी बड़े हो गए थे, बहुत पहले इन्होंने लगाए थे। वॉलनट आपको पता होगा, अखरोट, सो ये बहुत बड़े हो गए थे। इसके अलावा द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। इसके अलावा जो हॉप वाइन था, हॉप वाइन आपको पता होगा बेल को बोलते हैं, सो मतलब अखरोट और बेल इन्होंने अपने हाथों से लगाया था, और वो बेल का जो पेड़ था ना वो भी छत तक अपने आप घूम करके चढ़ गया था, मतलब इसकी जो शाखाएं होती हैं ना ऐसे पूरे ऊपर तक चली जाती हैं, तो वो विंडोज से लेके छत तक चला गया था। मतलब इतना टाइम पहले उन्होंने लगाया था, मतलब अपना पूरा टाइम उन्होंने वहाँ पे दिया था, तो ही वॉज फीलिंग रियली बैड एंड इट वॉज पैथेटिक फॉर हिम। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. It was terrible, really. So how it, ये बहुत टूटे हुए दिल के साथ, how it must have broken his heart, ये बहुत ही टूटे दिल के साथ उस सारी जगह को, सारी चीज़ों को छोड़ के जा रहे थे। poor man, that friends feel that, जैसे मैंने बोला वो खुद को आप उस इंसान की प्लेस पे रख के देख रहा था। फ्रांस जो था वो एम हैमल को की जगह अपने आप को रख के देख रहा था। ही वॉज एम्पैथेटिक कि उसके बाद से जो वो एम हैमल को सुनाई पड़ा कि जो उनकी सिस्टर है वो ऊपर से नीचे आ गई हैं और ट्रंक्स को पैक कर लिया, मतलब उन्होंने अपने संदूक में सारे सामान सब कुछ रख लिया है। एंड नाउ दे हैव टू लीव दैट कंट्री नेक्स्ट डे उन्हें इस कंट्री को छोड़ के जाना है। तो इट वॉज रियली टेरिबल, मगर कभी कभी कुछ चीज़ें हमें ऐसी करनी पड़ती हैं जो हम कभी भी सोचते नहीं हैं, इसलिए हमेशा अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी फास्ट। After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, bi, bi, bo
so many letters. Down there at back of the room, old Hauser had put his spectacles and holding his primer both hands spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, the last lesson. यहाँ पर वो यही कह रहा है कि मतलब चाहे जो भी था अब भले इनको अब नेक्स्ट डे कंट्री छोड़ के जाना था, मगर फ्रांस जो था उसके अंदर ये हिम्मत थी कि आज का जो लेसन है ना वो बहुत अच्छे से पढ़ने वाला है, आज वो कोई भी चीज़ मिस नहीं करेगा, ही विल नॉट मिस अ सिंगल थिंग. सो ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी फास्ट. आफ्टर द राइटिंग के बाद उनका एक हिस्ट्री का लेसन था. उसके बाद से ये कुछ बेबीज़ के चैंटेड आप कह सकते हो, छोटे बच्चों ने अपना गीत गाया, उन्होंने कुछ गाने गा के सुनाए. उसके अलावा बैक में जो बूढ़ा आदमी बैठा था वो चश्मा पहनकर अपनी पुस्तक को अपनी बुक को पकड़े हुआ था. बुक को पकड़ करके उसने बहुत अच्छे से उसको प्रोनाउंस किया. मतलब वो भी आप सोच सकते हो कि हर एक इंसान में उस दिन वहाँ पे वो ज़ील था, वो एंथुजियाज्म था, वो जोश था कि दे विल नॉट मिस अ सिंगल लाइन ऑफ दिस लेसन. दिस इज द लास्ट लेसन एंड दे मेक इट द best because they will not get it again from tomorrow onwards. The scenario will not be the same, it will totally change. So they will they wanted to take advantage of this. So जितने भी बूढ़े लोग थे, जितने भी लोग थे, भले ही वो बहुत आप कह सकते हो ना कि जो उनकी जो आवाज़ थी वो सब रो रहे थे. You see that he too was crying, everybody was crying, not only he, everybody was crying. His voice trembled with emotion. वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसकी जो वॉइस थी वो प्रोनाउंस कर रहा था मगर इमोशन के साथ उसकी वॉइस क्रैक कर रही थी. वो ये बहुत ही फ़नी लग रहा था. इट वॉज सो फनी टू हियर हिम. ये उनको सुनना बहुत फ़नी लग रहा था. मैं हंसना चाहता था, रोना चाहता था. ओ माई गॉड, वॉट अ लेसन इट वॉज. मैं इस लेसन को हमेशा अपने दिल में याद करके रखना चाहता था. एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. अब सेंट एंजलिस की जो घड़ी थी, देन द एंजलिस, तो अब जो वो चर्च थी वहाँ पर कितने बज गए? 12 बज गए थे. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज. सो और उसी सेम मोमेंट में जब 12 बजा तो जैसे जब वो निकल रहा था तो उसने देखा था, बिगनिंग में मैंने बताया था कि ही सॉ फ्रांस सॉ द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन द सॉ मिल इन द ओपन फील्ड. नाउ दे हैव बिन रिटर्निंग. अब रिटर्न हो रहे थे वो वहाँ से अपने ट्रम्पेट के साथ, वो आवाज़ें ट्रम्पेट्स बजा रहे थे अपनी ड्रिल से वापस आने के बाद, और वो आवाज़ें जो थी हमारे विंडो के अंदर तक आ रही थी. एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. जो एम हैमल थे वो बहुत ही दुख के साथ अपनी चेयर से खड़े हुए. आई नेवर सॉ हिम सो टॉल, मतलब मगर यहाँ पे लुक सो टॉल का मतलब वो नहीं है कि बहुत लंबे लग रहे थे, वो लंबे नहीं थे. मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि आई हैव नेवर सीन हिम लुक सो टॉल, मतलब मैंने उनको इतना कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं देखा था. कॉन्फिडेंस सेंस बहुत दुखी मन से वो अपनी चेयर से उठे. इस तरीके से मैंने चेयर से उठते हुए पेल, और आप कह सकते हो उनका पूरा कॉन्फिडेंस जो था वो चला गया था, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत कॉन्फिडेंट थे. तो उनको मैंने इस तरीके से उठते हुए कभी भी नहीं देखा था. इस वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा था. नाउ माई फ्रेंड सेड आई बट समथिंग चोक्ड हिम. ही कुड नॉट गो ऑन. अब क्योंकि अब उनका लेसन ख़त्म हो चुका था एंड नाउ ही हैज़ टू फिनिश द लेसन एंड ही हैज़ टू मूव. तो वो बोल रहे थे माई फ्रेंड. जैसे ही वो कुछ बोलना शुरू किए उनका जो गला था वो चोक हो गया. ही चोक्ड एंड ही कुड नॉट गो ऑन. कभी कभी होता है हमारा दिल बहुत भर जाता है, हम बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और क्योंकि अब वो मोमेंट आ चुका था कि ही हैज़ टू लीव फाइनली, तो ही वॉज नॉट एबल टू टेक इट. दैट इज़ वाई ही could not able to speak. Something choked him. Then he turned to the blackboard and took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. So अभी आप समझ सकते हो कि वो क्योंकि कुछ बोल नहीं पा रहे थे तो वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न किए. उन्होंने एक पीस ऑफ चॉक लिया और
सारी हिम्मत के साथ, क्योंकि ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक, ही वॉज रियली सेंसिटिव, इमोशनल, ही वॉज crying, weeping very badly. It was very bad day for him. So लेकिन उन्होंने चौक ली और जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा. क्या लिखा? Vive la France. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है चिल्ड्रन. इसका मतलब होता है फ्रांस अमर रहे. लॉन्ग लिव फ्रांस. लॉन्ग लिव फ्रांस. यहाँ पे फ्रांस लिखा ही हुआ है. लॉन्ग लिव फ्रांस. इसका ट्रांसलेशन यही है, लॉन्ग लिव फ्रांस. मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कितना पैट्रियोटिक है. यहाँ पे लिंग्विस्टिक चावनिज्म है. जैसे मतलब ये बहुत पैट्रियोटिक हो रहे थे अपनी लैंग्वेज के लिए, एक जेन्युइन लव था अपनी लैंग्वेज के लिए. सो उन्होंने वहाँ पे लिखा वाइव ले फ्रांस, मतलब फ्रांस अमर रहे, वो हमेशा जिंदा रहे, भले ही बाहर नहीं लेकिन हमारे दिल के अंदर हमेशा जिंदा रहे और हमें इसे कभी भी नहीं छोड़ना है. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. So अब उन्होंने ख़त्म किया अपना लेसन और उनके जेस्चर से, मतलब उनके बॉडी लैंग्वेज से ये पता चल गया था कि अब उनका लेक्चर ख़त्म हो गया है, स्कूल डिसमिस हो गया है. और उन्होंने वो ऐसा लग रहा था कि वो कह रहे हैं नाउ यू मे गो, द क्लास इज डिसमिस्ड. अब ये आज का लेसन जो है ख़त्म हो गया. एंड नाउ द क्लास इज dismissed, which is you can see how terrible it was. And now he said the school is dismissed, you may go now. So this was really an emotional lesson children. I hope you like it. I hope you like my explanation and now you understood. I hope that आप अच्छे से समझ गए होंगे. अगेन अगर अभी कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको बार बार पॉज करके देख लीजिएगा. एंड this is the final part. Now we have completed the lesson. अब we'll meet in the next video. अब next video मैं दूसरे वीडियो के साथ आपको मिलूंगी आपके सिलेबस के. एंड प्लीज़ ये वाला वीडियो समझने के लिए you have to watch the last two videos. तो प्लीज़ the introduction and the first part, please do watch that. And please do like, share and subscribe. और आपके जो भी कमेंट्स हैं प्लीज़ गिव योर कमेंट्स. I'll always take in that. मैं उसे ध्यान से लूँगी. And thank you so much children.